मैं हूं मुग्धा मिश्रा। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। बेस मेटल्स में गिरावट बढ़ गई है, लेकिन कच्चे तेल में जोरदार तेजी आई है। वहीं एग्री कमोडिटीज में जीरे में भारी उठापटक हो रही है। आगे लेके इन सब का जायजा, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-209-7890। हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब, लेकिन सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। कनाडा में ऑयल फील्ड के पास आग से कच्चा तेल भड़का, भाव 3% से ज्यादा चढ़ा। लीबिया में अशांति से भी कीमतों को मिला सपोर्ट। सोना फिर से चमका, भाव 0.5% चढ़ा। अमेरिका में आज बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़े और कल नॉन फार्म पेरोल पर बाजार की नजर। बेस मेटल्स लड़खड़ाए, एमसीएक्स पर सभी मेटल्स 1.5% तक टूटे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 हफ्ते के निचले स्तर पर उतरा कॉपर। दाल के बाजार में सरकार का दखल, बफर स्टॉक से 4 राज्यों को 10,500 टन दाल जारी। खुदरा में 120 रुपए किलो के नीचे ही बेचने की शर्त। और कमजोर शुरुआत के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया संभला, रुपए में हल्की मजबूती के साथ कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने से घरेलू बाजार में कच्चे तेल की तेजी को और हवा मिल गई है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का दाम 3.5% उछल गया है, भाव 3,000 रुपए के पार चला गया है। दरअसल कनाडा में तेल फील्ड के पास आग लगने से कच्चे तेल में तेजी आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड करीब 2.5 से 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप बेस मेटल्स देखेंगे तो वहां पर आपको तेज गिरावट दिखाई देगी। कॉपर समेत सभी मेटल्स करीब 1 से 1.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो जीरे की गिरावट खत्म हो गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी से चीनी का दाम करीब 0.5% उछल गया है। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और आईआईएफएल के हितेश जैन जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमोडिटी बाजार पे बात करें इससे पहले आपकी हॉट पिक्स लेना चाहेंगे। हितेश, आपकी तरफ से नॉन एग्री कमोडिटीज में आज की हॉट पिक्स क्या होंगी? मैं इनफैक्ट जो ऑयल में तेजी आई है, आई विल नॉट एक्चुअली चेज दिस रैली एंड विल प्रेफर टू सेल एट द करंट लेवल्स। आई थिंक मैं ऑयल एमसीएक्स पे जितने ज़्यादा बेचना प्रेफर करूंगा एंड टारगेट शुड बी 2930, स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 3040। दूसरी पिक रहेगी कॉपर, जो हिसाब से आपको वीकनेस दिख रही है ओवरऑल एंटायर नॉन फेरस पैक में कॉपर में वीकनेस भी और परसिस्टेंट रहेगी। विल प्रेफर टू सेल अराउंड 321, टारगेट शुड बी 315 एंड स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 325। अनुज, आपकी तरफ से एग्री कमोडिटी में कहाँ होंगे पैसे लगाने की सलाह? देखिए, हमें लगता है कि एग्री कमोडिटीज़ में सोयाबीन में मई कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं करीबन 3980 के आसपास। स्टॉप लॉस 3900 का, टारगेट 4100 तक देखने को मिल सकता है। पोजिशनल तौर पर इसमें काम कर सकते हैं। साथ में कॉटन सीड ऑयल केक में हमने देखा है कि लोअर लेवल से बाउंस आता हुआ देखा है, तो टेक्निकल कॉल रहेगा करीबन 2280 के अराउंड मई कॉन्ट्रैक्ट में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2260 का रहेगा, टारगेट करीबन 2320 रुपये तक देखने को मिल सकता है। राइट हितेश, आज सबसे ज्यादा एक्शन कच्चे तेल में है और आप बेचने की सलाह दे रहे हैं। क्यों लगता है कि ये तेजी जो है वो टिकाऊ नहीं है? देखिए, ये जो रैली चली है जो आज हम देख रहे हैं, सप्लाई डिसरप्शन के इशू है। जो भी कनाडा में आग लगी है, दिस इज वेरी ट्रांजिएंट इन नेचर एंड कोई स्ट्रक्चरली जो मार्केट्स है या नहीं करने वाला। मुद्दे वाली बात तो ये है कि जो हम 2-3 महीने से प्राइसिंग कर रहे हैं कि ओपेक कुछ एक्ट करेगा या कुछ सप्लाई साइड, कुछ मीनिंगफुल सप्लाई साइड रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगा, ऐसा हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मजाक हो चुका है। पोस्ट हम देखे कि पोस्ट फरवरी या मार्च या अप्रैल में मार्केट्स ने कंटिन्यूसली यही प्राइसिंग कि फ्रीज होगा, कुछ सप्लाई साइड रिस्पॉन्स आएगा, पर नहीं हो रहा। भले ऑयल अभी बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे है, बट इट्स बेसिकली डिफाइज बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इकोनॉमिक्स 101। जब ग्लोबली डिमांड साइड पिक्चर वीक है तो हमेशा ऐसा होता है कि डिमांड गिरने के बाद सप्लाई साइड रिस्पॉन्स आना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि यूएस में डेफिनेटली मॉडरेशन हो रहा है आउटपुट पे। जैसे हम देख रहे हैं कि 9.7 जो पीक था यूएस का आउटपुट की बात करें मिलियन बैरल पर डे का, नाउ इट हैज कम डाउन टू 8.9 और 9 मिलियन बैरल पर डे। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना जो मॉडरेशन यूएस साइड पे हो रहा हुआ है, दैट विल बी इवेंचुअली काउंटर बैलेंस बाय द इंक्रीमेंटल आउटपुट इन इरानियन सप्लाई।
या ईरानियन आउटपुट। देखिए अब ईरान का जब क्लियर कट आपसे प्री सैंक्शंस 2.8 था, दे ऑलरेडी दे मूव टुवर्ड्स 3.3 एंड देयर इवेंचुअल टारगेट इज 4 मिलियन बैरल पर डे। दैट मींस 0.5 तो बढ़ चुका है और 7 लाख का बैरल मार्केट 7 लाख बैरल पर डे का जो सप्लाई है वो मार्केट्स में आएगा। तो मोटा मोटी देखिए रियलिटी रिमेन्स दैट ऑयल मार्केट्स पहले भी ओवर सप्लाइड थे, आज भी ओवर सप्लाइड है और कुछ समय तक ओवर सप्लाइड रहेंगे। ये सब चीज कंसीडर करते हुए मुझे लगता नहीं कि जो रैली है वो कुछ लंबी चलने वाली है। न्यूज आई तो एनी भी बाउंस इस बीच जो न्यूज आई कि ओपेक ये कह रहा है कि अब वो फ्रीज पे विचार ही नहीं करेगा। उन्हें लगता है अब जो कच्चे तेल के फंडामेंटल्स हैं वो सुधर गए हैं और उनको शायद फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं इस स्टेटमेंट का मतलब? क्या यहाँ पर जो सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच जो मतभेद है उसको छुपाने के लिए ओपेक ये कह रहा है? और क्या फ्रीज जो कि ऑलरेडी आप भी बता रहे हैं कि किस तरह के हाई लेवल्स हैं, उस पर भी अगर फ्रीज की बात नहीं कर रहे, वो बढ़ाने की बात तो चलो दूर, फ्रीज की भी बात वो नहीं कर रहे, तो अब कच्चे तेल में आफ्टर ऑल रेंज क्या रहने वाली है? क्या वापस हम दबाव देखेंगे वापस 35 के नीचे या फिर से फॉर एग्जांपल 30-25 के भी नीचे देखेंगे हम कच्चे तेल को? देखिए एज फार एज ओपेक की बात लेने या टेकिंग एट फेस वैल्यू लेने की बात करें तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ओपेक भले कार्टेल हो पर उस कार्टेल में डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, ओपेक ने जनवरी में जो प्रोडक्शन फ्रीज किया था जनवरी में, बट आपको समझने की बात जरूर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये बात समझने की कि वो फ्रीज डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एनीथिंग। अभी ओपेक का प्रोडक्शन कोटा 31.5 मिलियन बैरल पर डे है, पर आप जनवरी फरवरी मार्च के नंबर्स देखें तो जो आउटपुट आ रहा है वो वेल अबव द प्रोडक्शन कोटा के ऊपर आ रहा है। तो मैं मोटा मोटी समाप्त करना ही चाहता हूं कि प्राइस आउटलुक इज कंसर्न, आई थिंक ऑयल जो ये रेंज है 35 to 48 के रेंज में ही चलेगा। बहुत सब्सटेंशियल और मीनिंगफुल रिकवरी आने के लिए supply side response important, you need curtailment. Generally OPEC meets twice a year in June and in December, and I think जून में जब मिलेंगे तो they have to consider the fact that global economy fragile है और इतना कोई ऑप्टिमिस्टिक डिमांड आउटलुक नहीं हो सकता। आई थिंक ओवरऑल सबड्यूड डिमांड आउटलुक रहेगा। तो कहा ना कहा दे हैव टू कंसीडर दिस फैक्ट एंड वो सप्लाई साइड रिस्पॉन्स देते हैं या कर्टेलमेंट करते हैं, फिर प्राइसेस में रिकवरी आ सकती है। बट आई थिंक एज फार एज मे एंड जून इज कंसर्न, मुझे लगता है प्राइस एक रेंज में ही अटके रहेंगे 35 द डाउन साइड, ऊपर में $47 to $48 पर बैरल एज फार एज WTI इज कंसर्न। ओके हितेश, बेस मेटल्स की बात करते हैं क्योंकि वहां पर भी गिरावट बढ़ रही है। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? क्या एक वापस खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए? ऐसा है कि ये भी जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में ऐसा हुआ है कि जब जनरली मार्केट हैव अ टेंडेंसी टू प्लेस द कार्ट अहेड ऑफ द हॉर्स। मतलब क्या कि एक्चुअली अंडरलाइन फंडामेंटल में इंप्रूवमेंट हुई और प्राइसेस में तेजी आ गई। ऑब्वियसली जो क्रेडिट एक्सपेंशन चाइना में हुआ है और बहुत सारा पैसा कमोडिटी फ्यूचर्स में आया, उस तेजी ऑलरेडी दिख चुकी है। बट आपको समझना जरूरी है कि देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल सेइंग है इंग्लिश में, ऐसा बोलते हैं कि द रेमेडी टू लोअर प्राइसेस इज लोअर प्राइसेस इटसेल्फ। दैट मीन्स कि जब प्राइसेस नीचे रहते हैं फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट नेचुरली लीड्स टू कर्टेलमेंट सप्लाई। चाइना में ऐसा हुआ है कि कहाँ ना कहाँ स्मेल्टिंग कैपेसिटी क्लोज डाउन हुई है। बट ओवरऑल आप मेटल्स की बात करें, कॉपर की बात करें, जिंक, एल्यूमिनियम की, जिंक की नहीं बात करें, जिंक की फंडामेंटल रिलेटिवली बेटर है। उनमें ये हो रहा है कि बिग प्रोड्यूसर्स इन लैटिन अमेरिका, द माइनिंग कंपनीज आर फोकसिंग ऑन कटिंग कॉस्ट अदर देन एक्चुअली ट्रिमिंग द आउटपुट। तो मुझे लगता नहीं है तेजी सस्टेनेबल होगी। और जो फ्लो ऑफ न्यूज आ रही है चाइना से, जहां स्कैम चल रहे हैं एज फार डेटा इज कंसर्न और कहा ना क्लैम डाउन करें, मुझे लगता है ये शॉर्ट लिव रहेगी। थोड़ी वीकनेस अभी भी इंटैक्ट है कॉपर में, जिस हिसाब से कॉपर 330 से अभी 320 तक आ चुका है। आई थिंक इट कैन गो डाउन टू एज लो एज 308, 309 लेवल्स। एज फार एज टुडे इज कंसर्न, आई विल प्रेफर टू सेल कॉपर एट 320, 321, टारगेट शुड बी 315 एंड स्टॉप लॉस शुड बी ऑन 325। ऑलराइट, चलिए अब लेते हैं मंडी का जायजा। आज
मंडी में जीरे में काफी ज्यादा गिरावट आई। हाजिर में इसकी कीमतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऊंझा में जीरे का दाम करीब 150 रुपया गिरकर 15,700 रुपए के भी नीचे आ चुका है। वहीं अगर आप जोधपुर की बात करें तो वहां भी 16,000 रुपए के स्तर पर कारोबार हो रहा है। क्यों गिर रहा है जीरे का दाम, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीरा कारोबारी पंकज ठक्कर। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इतना दबाव क्यों देखने को मिल रहा है जीरे की कीमतों में? मैम, जीरे में जो अभी जो दबाव आया है वो रीजन इतना ही है, थोड़ा डिमांड, थोड़ा कंजम्पशन जो है जो डोमेस्टिक का वो थोड़ा कम होने से मार्केट थोड़ा दबा है। लेकिन पोजीशन मैम जीरे के अंदर बहुत काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि जो ये साल क्रॉप साइज है लास्ट ईयर से काफी वीक है, कैरी फॉरवर्ड काफी वीक है, और उससे भी ज्यादा जो सीरिया और तुर्की का जो जीरा है, उसमें जो सीरिया का जीरा है उसके लिए जीरा जो पैदा होता है ईस्ट में पैदा होता है, और उसका जो पोर्ट है वो अलीपुर अपना वेस्ट में है, और वो ट्रांजिट पीरियड काटना बहुत दिक्कत वाला मामला है, और जीरा वहां से बाहर निकालना काफी दिक्कत की वजह से जीरे में मेरे को यहाँ बहुत अच्छी तेजी नजर आ रही है। तो आप क्या मान रहे हैं, कहाँ तक जाएंगी कीमतें और ये कब तक दबाव बना रहेगा? मैम, दबाव तो छोटा मोटा आते रहेगा, लेकिन इसका बेस बहुत अच्छा नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट काफी अच्छा है, और ये जीरा 200 के ऊपर जाएगा मैम। मीन्स पर केजी 200 रुपीज केजी के ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इतना अच्छा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट को कोई भी नीचे आने का गुंजाइश है। ओके, पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। अनुज, आपका क्या नजरिया है जीरे पे? पंकज को तो लगता है कि वो 20,000 के ऊपर का लेवल देख रहे हैं, लेकिन क्या आप भी इतने ही कॉन्फिडेंट हैं जीरे पे? अच्छा खासा दबाव हमने पिछले 2-3 दिन में देख लिया। देखिए पंकज जी से मैं सहमत हूँ कि जो फंडामेंटल फैक्टर हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, बट अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट ने रिसेंटली करीबन 17,700 17,800 का लेवल टेस्ट किया था, और उसके बाद अब करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम इसके प्राइस पैटर्न को देखें तो मार्केट में लोअर लेवल में बाइंग आते हुए देखी है। कल भी हमने देखा था मार्केट लोअर लेवल से बाउंस हुआ था, और आज भी अगर हम देखें तो एंड ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक बाउंस होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये है कि मार्केट लोअर लेवल पर कंसोलिडेट हो रहा है और एक बाइंग एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही है। तो इसका मीन्स ये है कि जो बाइंग एक्टिविटी है वो ये सजेस्ट कर रही है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और बाइंग साइड में रहना चाहिए। हालांकि हायर लेवल होने की वजह से जो डिमांड है वो यहाँ कम होती हुई दिखाई दी है, मगर मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो मार्केट कंसोलिडेट फेज में जा रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि ऊपर इनिशियली 18,000 के लेवल को देख सकता है। तो इनिशियली जो हम टारगेट देख रहे हैं वो 18,000 के आसपास है। हो सकता है कि टारगेट आने में थोड़ा टाइम लगे, बट जो उसका ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो शॉर्ट करने की हमारी सलाह नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जीरे में यूज कर सकते हैं। ओके, गिरावट पर खरीद कर चलने की सलाह है अनुज की तरफ से। लेकिन चलिए अभी हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। अगले हफ्ते सोमवार को अक्षय तृतीया है, और इस मौके पर 9 मई को BSE और NSE पर गोल्ड ETFs में देर शाम 7 बजे तक कारोबार जारी रहेगा। चलिए लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आगे आपके सवालों के जवाब लेकर जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। पहला सवाल लेते हैं, भरौत से हार्दिक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार हार्दिक जी, बताइए क्या सवाल है? मैडम, मुझे ये सवाल है कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए या सिल्वर वो बेचना चाहिए? मेरे पास 15 किलो जैसा पड़ा हुआ है। किस भाव पे खरीदा था आपने? 41,050। ओके, हितेश चांदी में ये समझना चाहते हैं क्या ये सही वक्त है निवेश करने का? इन्होंने ऑलरेडी 15 kg में निवेश किया हुआ है 41,050 पर। क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, ओवरऑल हमारा जो व्यू है प्रेशियस मेटल पैक पे वो बहुत बुलिश है, एंड आई थिंक चांदी इज कैचिंग अप विद गोल्ड। जो गोल्ड में तेजी देखी हमने जनवरी से मार्च तक या अप्रैल तक, वो चांदी एक्चुअली रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है। और ऑब्वियसली दो फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो वीक डॉलर ओवरऑल जो है वो सपोर्ट कर रहा है, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो चांदी सपोर्ट कर रही है अभी, जो ETF इन्फ्लोस है। जनवरी टू मार्च जो गोल्ड में तेजी आई थी वो ETF रिलेटेड आई थी, चांदी में इतना एक्टिविटी नहीं हो रहा था, पर अभी सेम चांदी में रेप्लिकेट हो रहा है। एंड ओवरऑल चांदी इज अ मेटल, अगर आप देखें जो बैलेंस शीट देखें डिमांड सप्लाई, तो बताते हैं कि वहाँ कहना का बहुत बड़ा 41 मिलियन आउंसेस कुछ वेट डेफिसिट की एक्सपेक्टेशन है।
तो मुझे लग रहा है चांदी में तेजी रहेगी। ओवरऑल हमारा व्यू गोल्ड और सिल्वर का दोनों ऐसा है कि बिफोर द एंड ऑफ जून आई थिंक गोल्ड कैन रीच $1380 पर आउंस, $1380 to $1400 पर आउंस, और जो चांदी है इट कैन गो अबव $18.5 पर आउंस। दैट मीन्स यहाँ से $1 से $1.2 सेंट्स का तेजी रहेगी। ऑन द MCX साइड आई थिंक वी लुकिंग एज वेल एज सिल्वर इज कंसर्न, वी लुकिंग एट 44,500 to 45,000 रुपीज का टारगेट है। एंड ऑन द तो चांदी एज फार एज योर पोजीशन इज कंसर्न, इट मेक्स सेंस टू होल्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग पोजीशन। आई थिंक चांदी 40,100 के नीचे नहीं जाएगी, तो आपका डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है और अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो आप होल्ड ऑन कीजिए। तो अभी आपके लिए सलाह है चांदी में रुके रहिए। आप हितेश को लगता है और बेहतर मुनाफा आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पालनपुर से दामजी ने SMS किया है हमें। उनका सवाल है सरसों पर 2 लॉट उन्होंने बेचे हुए हैं जुलाई सीरीज के 4,550 पर। अनुज, क्या सलाह देंगे आप इनको? मुझे लगता है कि सरसों में हमने एक दो दिन में थोड़ी रिकवरी देखी है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत रिकवरी और देखने को मिल सकती है। हालांकि मार्केट में अगर हम देखें तो अराइवल जब बढ़ता है तो एक सेलिंग प्रेशर आता है और ऑलरेडी सेलिंग यहाँ पर आ चुका है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेट फेस में रहेगी, बट इनका लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो मुझे लगता है कि एक बार रख सकते हैं और एट कॉस्ट अगर इनका लेवल मिले तो एग्जिट हो सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए सरसों पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सीकर राजस्थान से गिरधर लाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार गिरधर लाल जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हाँ मैडम नमस्ते। अनुज जी से सवाल है मैडम, ये कॉपर के बारे में जानकारी लेनी थी। ओके, आप अनुज जी से ये सवाल पूछना चाहते हैं। आपने किस भाव पे सौदा बनाया है? ये 332 रुपए पे है मैडम। खरीद का सौदा है या बिकवाली का? खरीद का। जी, हितेश का तो जो व्यू है वो नेगेटिव है ही, लेकिन अनुज क्योंकि ये सवाल आपसे जानना चाहते हैं, 325 पर इन्होंने खरीद की पोजीशन बना ली है, क्या करेंगे? देखिए मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर जो मार्केट है पिछले 2 दिनों से थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट हालांकि मार्केट अब सपोर्ट लेवल पर है। तो मुझे लगता है कि अगर ये पोजीशन को होल्ड करते हैं तो इनका लेवल करीबन 325 तक देखने को मिल सकता है। तो एट कॉस्ट अगर पोजीशन आए तो निकल जाएं। हालांकि पूरी पोजीशन में करीबन 319 का ये स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो 319 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और ऊपर में आपके भाव मिले तो निकल जाइए। अगला सवाल भोपाल से मनीष का है। नमस्कार मनीष जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास ग्वार सीट का जून का सौदा है 3277 पे, तो इसे होल्ड करें या निकल जाना चाहिए मैम? ओके, अनुज 3277 पर इनका जून का सौदा है, 1 लॉट इनके पास है ग्वार सीड, क्या करें? देखिए हमने पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी करेक्शन देखी है ग्वार सीड में। हालांकि अभी भी इनका जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में चल रहा है, तो ऊपर एक बार अगर 3300 के भाव मिले तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा साइडवेज है। और नीचे अगर भाव अगेन 3200 तक मिलते हैं तो दोबारा बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपके लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। उत्तराखंड से प्रकाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास 2 लॉट नेचुरल गैस है 144 में। 144 के भाव पे आपने नेचुरल गैस जी। हितेश, क्या सलाह होगी इनके लिए? हितेश, आपसे ये सवाल है। नेचुरल गैस इन्होंने 2 लॉट 144 के भाव पे खरीदा हुआ है, क्या सलाह देंगे आप इनको? ये स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहते हैं। I have sorry, I'm extremely sorry. I have a problem with the audible quality. But as a natural gas is concerned, मुझे लगता है natural gas एक speculative commodity है. I think एक short covering हो रही है. हो सकता है कि जो अभी जो हम short covering देख रहे हैं, I think can be extended till 152 level. But overall sustainable तेजी नहीं रहेगी, क्योंकि fundamental side पे ऐसा कुछ weather front पे या inventory movement पे कुछ नहीं है. But as far as short term perspective is concerned, I think आप buy कर सकते हो. Overall target 151-152 होना चाहिए। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। चलिए अभी लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब।
देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ इस वक्त मुकेश जुड़ रहे हैं राजस्थान से। नमस्कार मुकेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। मैम मस्टर्ड सीड से है, 200 क्विंटल ले रखा है मैम। आपने खरीदारी की है, किस भाव पे खरीदा है आपने? मैम खरीदा 4300। ठीक है। अनुज, क्या सलाह देंगे आप इनको? इन्होंने सरसों खरीदी है 4300 के भाव पर, 200 क्विंटल इनके पास रखी हुई है। क्या रुके ये, थोड़ा बेहतर भाव मिलेगा और कितनी देर रुके? देखिए, मुझे लगता है कि आरएम सीड में एक तेजी का माहौल बना है पिछले 2 दिनों में। मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर जो हम टारगेट कर रहे हैं करीबन 4450 तक के लेवल को टारगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करते हैं तो उनको करंट लेवल से 40-50 रुपये की तेजी और देखने को मिल सकती है। तो बेहतर है कि ये भी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। तो होल्ड करके रखिए, आपको यहाँ पर थोड़ी और तेजी मिलेगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चांदनी का मुंबई से सवाल है। नमस्कार चांदनी जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी बताइए। हेलो चांदनी जी, आपको आवाज आ रही है? अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है कि मैंने गोल्ड को होल्ड किया हुआ है अभी। हेलो, हाँ 30331 में मेरे पास लॉट है, तो क्या गोल्ड अभी बढ़ेगा या फिर कम होगा? अनुज, सॉरी हितेश, इनका सवाल सोने पर है। 30,331 के आसपास इनकी पोजीशन बनी हुई है, बाइंग साइड की पोजीशन है। क्या ये रुके अभी, इनको और मुनाफा मिलेगा? आई थिंक हम निश्चिंत रही है, क्योंकि ओवरऑल जैसे बता रहा कि सेंटीमेंट ऐसा प्रेशियस पैकेज कंसर्न बहुत सपोर्टिव है। और जिस हिसाब से ग्लोबली जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट या जो इकोनॉमिक फ्रंट पे, वो कंटिन्यूस सपोर्ट देते रहेंगे। और हमारा टारगेट गोल्ड का $1380 to $1400 पर आउंस है। हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आए, गोल्ड कैन कम टू $1260 पर आउंस मे बी इन स्पैन ऑफ 2 or 3 days। बट आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग करने के लिए रखनी चाहिए रादर देन सेलिंग। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से 100 से $120 की तेजी रहेगी और आप होल्ड ऑन कीजिए। ऑन द MCX फ्रंट आई थिंक बिफोर द एंड ऑफ जून वी कैन सी गोल्ड प्राइस मूविंग टुवर्ड्स एटलीस्ट 33,000 रुपीज। ओके, तो सोने में 33,000 का लेवल देख रहे हैं हितेश, तो आप जरूर बने रहिए, आपको और मुनाफा मिलेगा। लेकिन इसी के साथ हितेश और अनुज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमोडिटी कॉल में इतना ही, हमें भी दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।